आपके हाथों की चमक से तो हम देख पा रहे हैं कि आपका बिजनेस कितना अच्छा जा रहा है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप इतने बड़े स्टार हैं और फिर बिजनेसमैन भी हैं, काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो आप कैसे ये सब अपना मैनेज करते हैं? सेल्स सीखो, बिजनेस के कॉन्सेप्ट सीखो। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एट दैट टाइम। तो मैं गांव मतलब घर घर जाके साइकिल पे अपने निकल जाता था। स्कूल बैग, छुट्टियां थी तो स्कूल बैग में इन्वेंट्री डालता था, मर्चेंडाइज डाल के जाके लोगों के यहाँ नॉक करता था। गलतियां की, बहुत सीखा। बट ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 करते 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 बाय द टाइम आई वाज 15 आइडिया ऐसे लग गया था कि मैं स्टॉक मार्केट पे चला गया। आई स्टार्टेड डूइंग स्मॉल एंटरप्रेन्योरियल बिजनेसेस। क्रिस 3, तो मैं जानना चाहती हूँ कि उसमें आपने विलन का रोल किया है, क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी और आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसका? डुगू ने मुझे फ़ोन किया, ऋतिक ने, और उसने कहा कि पापा मिलना चाहते हैं। मैं उनके ऑफिस गया, अपनी कुर्सी पे बैठ के ये सब कर रहा है, काल की कायनात में वेलकम, ये सब करने का कहाँ मौका मिलेगा। मैंने कहा ये तो करना ही करना है। सर लूसीफर एंड कड़ुआ, पृथ्वीराज, मोहनलाल, क्या एक्सपीरियंस है सर आपका? सुपर, आई मीन लालेटन इज लेजेंड। जब एक्टिंग करियर में चीज़ें रफ हो गई थी, यू वर प्रेशराइज्ड फ्रॉम सर्टेन पीपल, चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए आप थोड़ा सा बिजनेस में आ गए। जैसे घाव बार बार फ्रेश हो जाता है, यू स्टार्ट फीलिंग दैट अगेन एंड अगेन। तो बहुत सारी चीज़ें थे, ट्रोलिंग, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, काम छिन जाना, मतलब साइन होके निकलवा देना पिक्चरों से। लॉबी के पावर्स जो थे बहुत स्ट्रांग थे। फिर एक्सट्रीम क्या हुआ कि जैसे अंडरवर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट होना, थ्रेट्स आना, मुंबई पुलिस का मुझे आर्म्ड गार्ड देना, गनमैन देना, मतलब थिंग्स वेंट टू दैट एक्सट्रीम। तो इंसान का पीस ऑफ माइंड जीरो हो जाता है। आदमी सोचता है यार चलो मैं ठीक हूँ, मेरे पास आर्म्ड गार्ड है, बट मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे फादर आधे होके आधे सेफ। आई वेंट थ्रू डिप्रेशन। तो वो कार्मिक साइकिल है, आप लोगों को रुलाओगे तो वो आपको रुलाएगा। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओके विवेक, हाय, मोहल्ले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप बता दो आपको मोहल्ला लगा कैसा? मोहल्ला बहुत प्यारा है, मोहल्ले के लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, गणपति बाप्पा मोरया हमने कर लिया, गणपति से जुड़ी हुई सबसे पहले बता दो आपकी सबसे अच्छी मेमोरी क्या है? ओह, मन में पहली बात आती है मोदक, क्योंकि घर पे माँ खुद अपने हाथों से बनाती थी और हम गणपति का ट्रेडिशन हमारे घर में जनरेशनली आ रहा है। तो गणेश जी को घर लेके आना, बहुत एक्साइटमेंट। अच्छा, जब मैं बड़ा हुआ, मेरा बेटा हुआ, तो विवान की जो एक्साइटमेंट थी, मुझे वो अपना बचपन दिखा कि वो बोले नहीं मैं साथ में जाऊंगा, आपके साथ में गोदी में बैठ के जाऊंगा, गणपति जी आ रहे हैं, मुझे साथ में लेके आना है। हमारे यहाँ वो ट्रेडिशन है कि लड़के जाते हैं, लेके आते हैं और फिर लेडीज़ रिसीव करते हैं, तिलक, कुमकुम, टीका करके फिर पूजा की स्थापना करते हैं हम। बहुत एक्साइटमेंट अभी भी वही है, और मेरा भी फेवरेट मोदक था और बच्चों का भी फेवरेट मोदक ही है। वाह, यहाँ पे और किसी को मोदक पसंद है? सबको ही पसंद है। किसको मोदक नहीं पसंद होगा? अच्छा, स्पेशली अगर मैं उस चीज़ की बात करूं जो अभी बहुत लाइमलाइट में चल रही है, जो आपने डगडू सेठ गणपति को एक तिलक चढ़ाया है, आप खुद बताओ व्हाट इज द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट दैट तिलक? ऐसा है कि सबसे पहले दगड़ू शेठ गणपति जी की मान्यता बहुत है। ये शायद 133वां साल है ना, और बॉलीवुड वाले इसे इसलिए जानते हैं क्योंकि जब बच्चन साहब को चोट लगी थी ना कूली के टाइम पे, हॉस्पिटल में थे। हाँ। तब यहाँ पे प्रेयर मांगी गई और जब वो ठीक हुए तो जया जी वहाँ पे थैंक यू बोलने गई थी। तो ही इज़ कॉल्ड द मिरेकल वर्कर। मैं कई सालों से जाता रहा हूँ और हमेशा दर्शन करके पापा के ब्लेसिंग्स लेके आया। जब मैंने अपनी ये लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी कंपनी सोलिटारियो शुरू की, तो सोलिटारियो में जो मेरे जो को फाउंडर हैं रिकी वसंदानी, हु इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कंपनी, तो एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी पुणे में। तो हम दगड़ू शेठ मंदिर में जाके आशीर्वाद लेके आए और पता नहीं क्या जादू हुआ, मिरेकल हुआ कि महज 2-2.25 साल में कंपनी स्टार्टेड ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड, जहाँ पे आज हम 40 से ज़्यादा हमारे स्टोर्स हैं, 21 सिटीज़, 7 कंट्रीज़ में पहुँचा दिया भगवान ने। एंड नाउ वी हैव मोर देन 600 पीपल वर्किंग फॉर अस अक्रॉस द ग्लोब, एंड कंपनी ग्रो होते जा रही है। कुछ मिरेकल सा ही हो रहा है। अमेजिंग, बिल्कुल। गणपति पे इतना भरोसा आप कर रहे हो तो मिरेकल ही होंगे। और मैं तो खुद देखती हूँ कि
आप जहाँ पे ऐसे टच कर देते हो वो बिजनेस, मुझे लगता नहीं रुक रहा है वो बिजनेस। ऊपर वाले की कृपा है। बट इसमें हमने सोचा कि 66 कैरेट्स का हम एक ब्यूटीफुल तिलक डिज़ाइन करेंगे, एंड लाइक ब्यूटीफुली हैंड क्राफ्टेड, जो हमारे बेस्ट आर्टिसंस हैं ना, हमारे जो कारीगर हैं, उनसे हमने इसको बनवाया। और फिर हमने कहा इसको गणपति जी को समर्पित करते हैं, गणेश चतुर्थी के अच्छे दिन चल रहे हैं, तो वहाँ गए और समर्पित किया और बहुत मज़ा आया, इतना मज़ा आया। लोगों ने इतना, जो लोगों की चीयरिंग थी ना गणपति बप्पा मोरिया की, वो गूंज रही थी। ओके, थोड़ी सी चेयरिंग यहाँ पे भी हो जाए इस बात पे। बाय द वे, इन सबका ये सवाल है कि विवेक ओबरॉय कैसे कर लेते हैं इतना सब कुछ? वो एक्टिंग भी कर लेते हैं, वो बिजनेस भी कर लेते हैं। तो भाई किसका सवाल था वो? आ जाओ, किसको पूछना था? हाँ प्लीज। हेलो सर, मैं भूमिका हूँ और मैं GKFTII सीरीज से हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा था कि आप 10 साल के थे तब से आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जो जर्नी है वो शुरू हुई, फिर 2000s में आप मूवी में आ गए और अभी दिवाली ब्लॉकबस्टर में आपकी मूवी आ रही है। और भाई बिजनेस की तो क्या कहने, आप दुबई में रह रहे हैं और आपने 29 रियल एस्टेट कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, तो आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं? और आपके हाथों की चमक से तो हम देख पा रहे हैं कि आपका बिजनेस कितना अच्छा जा रहा है। अब ऐसे की बात को नजर लग जाएगी। ऐसे टचवुड ना लगे, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप इतने बड़े स्टार हैं और फिर बिजनेसमैन भी हैं, काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो आप कैसे ये सब अपना मैनेज करते हैं? भूमिका, सबसे पहले तो माय गॉड यार, यू आर सो कॉन्फिडेंट। Thank इतना you, sir. लंबा सवाल और इतने कॉन्फिडेंटली पूछा आपने, इतने सारे पहलू। शी इज जर्नलिस्ट, नो शी इज मे बी अ ग्रोइंग पोटेंशियल है भाई, पूरा Journalism पोटेंशियल है student हूँ, जर्नलिज्म का। sir. फैंटास्टिक, वेल डन। थैंक यू सर। तो या गॉड इज बिन काइंड। 10 साल की उम्र का था जब पिताजी ने, आई थिंक इसका पूरा क्रेडिट डैड को जाता है, समर हॉलीडे में कहा कि भाई हम हॉलीडे 1 महीने बाद जाएंगे, पहले जो ये 4 हफ्ते हैं ना, तुमको कोई आज सिखाना है, डायरी लेके आओ और लिखो। और मुझे ना परफ्यूम्स की इन्वेंट्री ला के दी उन्होंने। तो परफ्यूम्स खरीद के ला के दिया मुझे, बोला ये इन्वेंट्री लिखो, स्टॉक लिखो पूरा कितने हैं, और फिर इसके आगे लिखो कॉस्ट क्या प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस ये है। अब इसके ऊपर उस ज़माने में MRP नहीं होता था, तो उन्होंने कहा कि तुम कितना इसके ऊपर बेच पाओगे वो तुम्हारा है, ये तुम्हें अपने सप्लायर को रिटर्न करना है पैसे, यानी कि पिताजी को। तो इतना मुझे बेचना है कि देना है, और बाकी आगे तुम ये करो। यानी इससे अकाउंटिंग सीखो, सेल्स सीखो, बिजनेस के कॉन्सेप्ट सीखो। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एट दैट टाइम। तो मैं गांव, मतलब घर घर जाके साइकिल पे अपने निकल जाता था। स्कूल बैग, छुट्टियां थी तो स्कूल बैग में इन्वेंट्री डालता था, मर्चेंडाइज डाल के जाके लोगों के यहाँ नॉक करता था। गलतियाँ की, बहुत सीखा। बट ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 करते 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 बाय द टाइम आई वाज 15, आइडिया ऐसा लग गया था कि मैं स्टॉक मार्केट पे चला गया। आई स्टार्टेड डूइंग स्मॉल एंटरप्रेन्योरियल बिजनेसेस, छोटे छोटे छोटे। फिर उसके बाद मैंने आगे चल के एक अपनी खुद की कंपनी बनाई, एक टेक कंपनी उस ज़माने बनाई जो 19 साल का था, जब स्टार्टअप को स्टार्टअप नहीं कहते थे और एग्जिट को एग्जिट। तो 22 की उम्र में प्रॉफिटेबली बेचा कंपनी को, पहली कंपनी को। ये भी समझ में आया कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि कंपनी बनाओ और बेच दो एक MNC को, और अपने इन्वेस्टर्स को भी कमा के दो, खुद भी कमा लो। एंड देन आफ्टर एक्टर बनने के बाद में, कुछ साल गुजरने के बाद में, व्हेन आई वाज हैविंग अ डिफ़िकल्ट पीरियड इन माय लाइफ, यही एंटरप्रेन्योरियल जर्नी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे लगा कि मैं सक्षम हूँ, मैं खुद कुछ कर सकूँगा, आई विल बी एबल टू मैनेज थिंग्स। वहाँ से दोबारा जर्नी शुरू हुई। 29 मेरी रियल एस्टेट की कंपनियाँ नहीं है, 29 कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया है, ग्रो किया है, कुछ में एग्जिट्स लिए हैं। सॉलिटारियो इज माय 30th कंपनी, ये तीसवीं कंपनी है। वाओ, सर तो ग्रेट। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मूवी, और हम चाहते हैं आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। ओके, किसी और किसका सवाल है? हेलो सर, मेरा नाम स्तुति है और मेरा सवाल आपकी पुराने मूवीज़ से है। क्रिस 3 जो कि बहुत अच्छी मूवी है, तो आपने इससे पहले कॉमेडी मूवीज़, रोमांटिक मूवीज़ करी है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि उसमें आपने विलन का रोल किया है, तो आपको उसमें मतलब क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई थी और आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसका? एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था। मुझे याद है कि डुगू ने मुझे फ़ोन किया, ऋतिक ने, और उसने कहा कि पापा मिलना चाहते हैं। मैं उनके ऑफिस गया, उन्होंने कहा भाई देखो ये स्क्रिप्ट है, हमने आपको मन में रख के ये कैरेक्टर लिखा है, लेकिन सब कह रहे हैं कि आप करोगे नहीं क्योंकि ये विलन का रोल है। मैं अंकल स्क्रिप्ट तो पढ़ लूँ पहले। तो गुड्डू अंकल से स्क्रिप्ट ली, पढ़ी, उनके ऑफिस में वहीं बैठे बैठे
कॉफ़ी पीते पीते स्क्रिप्ट पढ़ ली। मैंने कहा पागल हूँ मैं जो ये नहीं करूँगा। बोले क्यों ऐसे, ये क्या एक्साइटमेंट? मैंने कहा स्क्रिप्ट इतनी ब्रिलियंट, आपके साथ काम करने का मौका, मेरे दोस्त के साथ काम करने का मौका, और ऐसा कैरेक्टर मुझे करने मिलेगा ही नहीं लाइफ में कभी। कितने ऐसे सुपर विलन कैरेक्टर आते हैं जो एकदम कॉमिक बुक स्टाइल के, मतलब वो अपनी कुर्सी पे बैठ के ये सब कर रहा है, काल की कायनात में वेलकम, ये सब करने का कहाँ मौका मिलेगा? मैंने कहा ये तो करना ही करना है। हाँ, बाकी और वहीं के movies वहीं से हमने डन different। किया। मैंने कहा डेट आपके, पैसे आपके, मुझे तो ये करना है। सो इट वॉज दैट ईजी एंड दैट मच फन। हम बहुत मेहनत बहुत थी, क्योंकि वो जो एक कुर्सी थी ना, उसमें आपको याद है ना, काल में ऐसे ही थी, वो एक उंगली उठाता और सब ऑटोमेटिकली मूव होने हाँ, लग उंगली जाता से है। ही सारी चीजें होती लेकिन ये उंगली इधर हम दिखाते थे, लेकिन असली ना इधर, जैसे मैजिशियन ट्रिक नहीं करता, तो असली इसके नीचे जॉयस्टिक होती थी। अब वो जॉयस्टिक को घुमाना है आगे पीछे, पर हाथ नहीं हिलना चाहिए। तो एक कैमरा शॉट पे होता था, और जैसे ये मैम का कैमरा है, ये एक कैमरा जूम इन करने के लिए, चेक करने के लिए रखता था। उस मॉनिटर इतना छोटा है, मॉनिटर पे पता नहीं चलेगा, बड़े पर्दे पे तो पकड़ी जाएगी चोरी कि हाथ हिल रहा है। तो एक कैमरा सिर्फ इसी के लिए होता था, देखने के लिए कि हाथ कितना हिला। तो वो हाथ कंट्रोल करने के लिए इतने दिन की प्रैक्टिस लगी। मेरी वाइफ परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं घंटों घंटों उस कुर्सी में बैठता था। घर बुला लिया था मैंने कुर्सी, घंटों घंटों, और ऐसे बिहेव करके, ये करके मैं पूरा घर में, पूरे हॉल में ऐसे घूमते रहता था कुर्सी पे। तो बोलते ओ माय गॉड, ये कब बंद होगा, ये कुर्सी पे गोल 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 पूरे घर पे। है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके अच्छा, मैं ऑल्दो भूमिका के सवाल से बहुत इम्प्रेस थी। उसने आपका बिजनेस के बारे में बहुत डिटेलिंग में बोला, आपके हाथ भी अच्छे से नोटिस कर लिया, आपने क्या क्या पहना है या नहीं पहना है। मैंने इससे पहले आपसे बात करी थी एक्वा आर्ट के टाइम पे जी। अब सॉलिटारियो के टाइम पे बात कर रही हूँ। मुझे ये जानना है विवेक ओबरॉय बिजनेस में इतना कैसे डाइव हो गए? मेरी एक आदत है कि कोई भी चीज़ करता हूँ तो बहुत डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ करने की कोशिश करता हूँ, बाकी तो उसके हाथ में। बट अपनी तरफ से मेहनत में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, अपनी तरफ से लगन में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, कमिटमेंट में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू गिव 100%। अब वो 100% का रिजल्ट आता है, मोस्ट टाइम्स अच्छा रिजल्ट आता है, चाहे वो फिल्म में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो फिलैंथ्रोपी में हो, चाहे वो प्यार में हो। 100% देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एंड आई थिंक वो ये एक कोई मैजिक ट्रिक तो है नहीं कि आप कैसे कर ले, तो 100% देना ज़रूरी है एंड एफर्ट डालना ज़रूरी है। कभी कभी थक जाता हूँ, क्योंकि बहुत काम हो जाता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट टीम इतनी अच्छी है, लोग इतने अच्छे हैं, और आई थिंक अच्छे लोग अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो 9 आउट ऑफ 10 अच्छे लोग ही आते हैं और साथ में काम करते हैं, साथ में जुड़ते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें एक विजन समझ में आता है। दूसरा, मैं कोलैबोरेटिव जर्नीज में बहुत बिलीव करता हूँ। तो जब मैंने सुनामी के टाइम, आप लोग तो बहुत छोटे होंगे, सुनामी के टाइम मैं पहुँच गया था ग्राउंड ज़ीरो पे, और वहाँ मैंने एक चीज़ सीखी कि इतने लोगों की मदद करनी थी। मुझे याद है, मैं आज ही किसी से कह रहा था कि जिस दिन मैं पहुँचा, इट वाज 48 आवर्स आफ्टर सुनामी हैड हैपेंड, और अभी भी जिस कस्बे में मैं पहुँचा था, वहाँ पे पत्थरों के नीचे लोग जिंदा दबे हुए थे। किसी का पैर टूटा है, 48 घंटे उस दर्द में पत्थरों के नीचे दबे हुए थे लोग। इतना पेन था उस टाइम पे, और इतनी मदद की ज़रूरत थी दैट आई रियलाइज्ड कि इधर कोई अपना झंडा गाड़ के कि भाई मैं विवेक ओबरॉय हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट यहाँ कर रहा हूँ, ये नहीं वर्क करने वाला। तो मैंने प्रोजेक्ट होप करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, एंड जो आता था मैं उसको बोलता था दिस इज लैटरल प्लेटफॉर्म। इसमें कोई बॉस नहीं है, कोई मालिक नहीं है, जिसको जो जो हेल्प करना है आप हेल्प कर लो। और मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, चार्ट, पूरा चार्ट बना के, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, की भाई किस किस की चीज़ों की ज़रूरत है। मतलब यहाँ तक कि सब्जियों की ज़रूरत बच्चों को खिलाने के लिए, कम्युनिटी किचन स्टार्ट करने के लिए यूटेंसिल्स की ज़रूरत है, वहाँ से लेके सीमेंट, रीबार, रूफिंग शीट, ये सारी चीज़ों की एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना दी, और उसके मैंने रफ प्राइस पॉइंट्स उस पर लिख दिए। तो अगर दिव्या आती है और कहती है यार मेरा तो बजट यही है, आई कैन पिक एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैं ये कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, एंड शी कैन कंट्रीब्यूट इन काइंड ऑल्सो, सामान ही ला के दे दे। सो दैट काइंड ऑफ लैटरल स्ट्रक्चर आई रियलाइज्ड कोलैबोरेटिव ग्रोथ में ना, दैट बिकेम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया आफ्टर द सुनामी दैट वाज बैक ऑन इट्स फीट, जहाँ के फिशरमैन ऑलरेडी बैक इन द ओशन थे, उनका काम वापस शुरू हो गया था, उनके घर बन चुके थे, उनकी दुकानें बन चुकी थी, स्कूल बन चुका। तो वो जो काम हुआ उसने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई, इवन इन बिजनेस। बिजनेस में कोलैबोरेटिव बनो, अपनी इक्विटी सिर्फ अपने लिए नहीं है, लोगों को जो आपके लिए काम कर रहे हैं, सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं, उनको इंस्पायर करो, उनको एंगेज करो, उनको पार्टिसिपेट करो। आई एम अ बिग फैन ऑफ ईसॉप्स।
एंड अर्न आउट्स, कि अगर आपने यहाँ से शुरू किया, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आप इक्विटी लो, बिकम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकम एन ओनर, अ पार्ट ओनर, एंड देन ग्रो फ्रॉम देयर. So this is how I like to think, and I think that works. Yeah, people come with lot आई of थिंक दैट इज़ अ commitment. वेरी बिग थिंग. बहुत ही अच्छी चीज़ है. कोई सीखना चाहे तो थोड़ा सा आपके बॉलीवुड वाले फेस की तरफ आते हैं. बड़े सारे यहाँ पे लोग हैं जो उस चीज़ को लेकर बात करना चाहते हैं, आपकी एक्टिंग को, आपकी पास्ट मूवीज़ को, आपकी प्रेजेंट मूवीज़ को, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स Thank को. पहले तो आप मुझे बता दो, जैसे आपने साथिया में ट्रेन वाले सीन में फ्लर्ट किया है रानी मुखर्जी के साथ, कभी आपने एक्चुअल में किसी लड़की के साथ ऐसे फ्लर्ट किया है? आपको क्या लगता है कि उस सीन में फ्लर्टिंग मतलब ऐसे ही आ गई? हाँ. अरे मुंबई की लोकल्स में अगर फ्लर्ट नहीं किया तो फिर क्या किया लाइफ में? तो फ्लर्टिंग सक्सेसफुल थी या फिर मार पड़ गई? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, थप्पड़ उप्पड़ कभी नहीं पड़ा. अच्छा, ऐसे कभी नहीं हुआ है. ओके 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 अब हमने कभी बदतमीजी नहीं की, फ्लर्टिंग की. ओके. अच्छा, और किसका सवाल था मूवीज को लेकर? हाँ. Hi sir, I'm Shivansh. How is Big fan Shivansh? of yours sir. थैंक यू. तो सर मेरा सवाल से पहले एक चीज़ है, आपको मुझे एक डायलॉग बहुत पसंद है क्रिश 3 का. उसमें मैं बच्चा था तो मेरे पापा लेके चले गए थे कि मूवी देख के आते हैं, तो उसमें आपका एक बच्चा डायलॉग था क्रिश था काल है. वो वाला डायलॉग मेरे को बहुत सूट किया था. फिर मैं अगले दिन अपनी बहन को बोलता शिवांश है रीवा गई. तो ना बड़ी बहन की छोटी बहन? बड़ी बहन थी, थप्पड़ चटा पड़ गया वटा था. मुझे लग ही रहा था. तो फिर इसमें ना ये हुआ काल था, का भूत निकल आया. मैंने आपकी 2015 में एक मूवी देखी थी दम, जो आपकी 2003 में आई थी. जी. सबको लगता है कि उसमें आपका एंटी हीरो था, नेगेटिव रोल था, लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत प्यारा रोल था. सर आपको उसमें एक्सपीरियंस क्या था, क्योंकि मुझे भी एक एक्टर बनना है, तो मुझे ये जानना कि वैसे एक्ट जैसे आपने हमेशा एक्ट किया है, आप हमेशा लवेबल रहे हो, बहुत अच्छे एक्ट किया आपने, तो वो नेगेटिव रोल आपने कैसे पोर्ट्रे किया था, एंटी हीरो टाइप रोल? मैं ना किसी भी कैरेक्टर को कभी भी विलन, हीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, ब्लैक, वाइट कभी नहीं देखा. तो सबसे पहले तो वो अप्रोच, वो सोच ही बदलना है कि मैं रोल क्या कर रहा हूँ. जब एक विलन होता है ना, जैसे काल की बात कर रहे थे आप, काल के लिए उसकी कहानी का वो हीरो है. जिस दिन आप ऐसे सोचोगे तो आपको सारी चीज़ें जस्टिफाई होंगी, आप उसके इमोशन से कनेक्ट होंगे. क्या होता है कि हमारी थिंकिंग जब जैसे पहले से कलर हो जाती है कि मैं तो विलन हूँ, मैं विलन प्ले कर रहा हूँ, तो आई विल नॉट थिंक लाइक अ कैरेक्टर, आई विल थिंक लाइक व्हाट आई वांट टू सी अ विलन और व्हाट पीपल वांट टू सी एज अ विलन. बट जैसे ही आप एक विलन को भी एक ह्यूमन, एक कैरेक्टर, एक थिंकिंग, एक थॉट प्रोसेस की तरह देखने लगो, उसका नज़रिया देखने लगो, तो बहुत सारे कलर ऐसे आएंगे जो लोगों ने पहले एक्सपेक्ट नहीं किए. ये कैसे हो गया यार, ये तो बहुत बढ़िया है. जैसे क्रिश की एक सीन में एक मोमेंट था जब काल ओरिजिनल स्क्रिप्ट के हिसाब से चिल्ला रहा है गुस्से में, जो टिपिकल विलन का एटीट्यूड है. तो मैंने गुड्डू अंकल से जाके पूछी, राकेश जी से जाके पूछी कि सर मेरा एक थॉट प्रोसेस है कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एंगर ये हर्ट और बिट्रेयल फील करेगा. यार तुम लोगों ने मुझे ऐसा बनाया, तुम्हारी वजह से मैं ऐसा हूँ, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की वजह से मैं ऐसा हूँ, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इसे करके देख ले बेटा. तो मैंने वो परफॉर्म किया और एक इमोशनल परफॉर्म किया, एक हर्ट एंड बिट्रेयल के जैसे परफॉर्म किया, और वो वर्क कर गया, उनको बहुत अच्छा लगा और फिल्म में भी वर्क कर गया. तो ऐसे एक नया कलर आया. वो कलर तब आ सकता है जब आप एक कैरेक्टर को कैरेक्टर की तरह सोचो, ना कि पहले से एक स्ट्रक्चर बना लो, प्री जजमेंट, ये तो ऐसा ही है. वैसे नहीं होना चाहिए. जी सर, ओके, थैंक आई यू सो थिंक मच. ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाके. अच्छा, Thank you so much, एक सवाल और था जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. अच्छा, आपने पहले सवालों की स्क्रीनिंग ही नहीं की नहीं, है? मेरे पास स्पेशली कोई आया था कि मुझे पूछना है, तो मैंने कहा हाँ Hi बिल्कुल. sir, I am Adi Nair. I'm from Kerala actually. सुकुमार. Sir, Lucifer, Sukumanu, Sukumanu. Sukumanu, अड़ीबोली. Sir, Lucifer and कड़ुआ, पृथ्वीराज, मोहनलाल, क्या एक्सपीरियंस है सर आपका? Yeah, superb. I mean, Laletan is legend. And when I did my first film, ना कंपनी मैंने पहली पिक्चर की थी तब, तो मुझे याद है कि सामने पुलिस वाले हैं, वो आगे बैठे हैं, चंदू सामने बैठा है, और वो धमका रहे हैं कि देखो तुम लोग सुधर जाओ वरना मैं अंदर कर दूंगा, ये वो. और चंदू को पूरा एटीट्यूड देना है उधर. और मैंने लाल सर का इतना काम देखा था, इतने महीन कलाकार हैं वो.
और शॉट शुरू हुआ पूरा, हमें पता है क्या है, सब कुछ करना है, वो परफॉर्म कर रहे हैं और फिर उन्होंने देखना कभी फिल्म में इन कंपनी एक कांच का जो पेपर वेट नहीं होता है जिसके अंदर वो अलग अलग कलर्स होते हैं, तो वो कांच के पेपर वेट को उठा के कुछ करने लगे उसके साथ में। तो मेरा ध्यान उस पेपर वेट पे, इनके परफॉर्मेंस पे, मैं उनको निहारने लग गया कि क्या काम कर रहे हैं यार, क्या एक्टर है, दिस इज सो गुड, आई एम लर्निंग वॉचिंग हिम लाइक दिस राइट नाउ। फिर मुझे रामू जी ने पीछे से बोला भाई तू अपना भी कर ले, वहाँ क्या डिस्ट्रैक्ट हो गया। आई सेड आई एम वेरी सॉरी सर। सो ही हैज दैट एबिलिटी। एंड देन व्हेन ही टोल्ड मी कि यू नो आई डिड योर फर्स्ट फिल्म, नाउ यू हैव टू डू your first Malayalam film also with me. And Raju called me on the phone and he basically told me the whole story. Phone पे सुनाया मेरे को उसने. Raju is Prithviraj. Prithviraj, correct. So he called me on the phone and he said कि ये कहानी है. I said mind blowing, superb character, very difficult character to play, because like I was telling Shivansh earlier that it's not about projecting कि भाई ये villain है तो ऐसे ही करेगा. If you look at that character, if you look at Bobby is cool guy. But you realize the layers of Bobby, you know, when he stands, जब वो सामने मंजू वारियर के कैरेक्टर के सामने खड़े रह के अपनी बीवी के सामने बोलता है तोड़ुम बोलता है, तो वो मोमेंट है वो, बट वो बिल्ड करने के लिए यू हैव टू बी दैट कूल एंड अनअज्यूमिंग बिफोर दैट. पहले से भी स्टार्ट प्लेइंग द विलन इज नॉट फन, यू हैव टू प्ले रियल टू द कैरेक्टर. So I had a blast, man. And how about Kerala I food? was eating kanni rice all the time. Yeah, I was just about to All the ask you time. So much about kanni rice. Kerala food. Superb, yeah. I love Kerala food. I enjoyed it. And then I used to even have that tapioca, the kappa and that kandari chili. Oof, Oh my crazy. God, ये इतनी सारी बातें रही, मुझे भूख लग जाएगी, मुझे भूख लग जाएगी. Thank you. ये लोग कप्पा और कंदारी चिली, वो बहुत तेज चिली होती है, ये लोग ब्रेकफास्ट के लिए खाते हैं सुबह सुबह नाश्ते में उठ के. ओके, वैसे आई एम राजस्थानी तो आई थिंक मैं तो मिर्च टॉलरेट कर कर सकती लेते हूँ. हैं वो लाल मिर्च. या अरे बाप. अच्छा विवेक, इतना लंबा करियर आपका रहा है, कब से हम देख रहे हैं, अब भी देख रहे हैं, बिजनेस हो गया है, एक्टिंग हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं. अच्छा, मुझे कब रियलाइज होता है पता है कि लंबा करियर है, जब सामने बच्चे खड़े रखे ना, यंग पीपल, जैसे कि जब मैं बहुत छोटा था ना तब मैंने यंग पीपल तो भी ठीक है, लंबा एजेड पीपल career हो गया है. अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, दोनों में हार्ड वर्क ज़्यादा मैटर करता है, स्मार्ट वर्क ज़्यादा मैटर करता है, या फिर जो लक होता है, किस्मत होती है, वो ज़्यादा मैटर करती है? स्मार्ट वर्क मेरे लिए हार्ड वर्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्मार्ट वर्क मतलब आप रिजल्ट ओरिएंटेड सोच रहे हो. मेरी ऑर्गेनाइजेशन है B&W, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी, एक्वाक. अब 400 लोग वहाँ काम करते हैं. कुछ मेरे एम्प्लॉयज़ हैं जो सुबह सुबह आएंगे, फर्स्ट टू कम लास्ट टू लीव, सुबह से शाम तक कंटिन्यूस डेडिकेशन, कमिटमेंट, मेहनत भी कर रहे हैं बेचारे, बट रिजल्ट ज़ीरो है. और कुछ हैं जो कुछ ही घंटों के लिए आएंगे, 3-4 घंटे आएंगे, सुबह लेट आएंगे, दोपहर को जल्दी निकल जाएंगे, बट रिजल्ट अमेजिंग है. अब मुझे एज मैनेजिंग डायरेक्टर पूछो, एज को फाउंडर पूछो कि भैया आपको कौन सा बंदा पसंद है, मुझे तो रिजल्ट ओरिएंटेड बंदा पसंद है. सो लाइफ में अपने आप को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अभी समय आ गया है एंटरप्रेन्योरियल बनने का. हर एक आदमी में एंटरप्रेन्योरियल स्टीक होनी चाहिए. टुडे पहले जब हम हायरिंग करते थे, या जब मेरे से सीनियर लोग जब हायरिंग करते थे, तो वो देखते थे कि इस पर्सन में प्रोफेशनल क्वालिटी है कि नहीं है, कि ये चुपचाप से आएगा, ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, मतलब सिंपल सी सैलरी में खुश होना चाहिए, ताकि ये गधा मजदूरी करे और मैं पैसे कमाऊँ. ये माइंडसेट था, राइट, कि एक ही जगह लगा रहे बस. बट माइंडसेट अब न्यू हायरिंग में हमारे लिए, अरे हमारे जैसे लोगों के लिए जो कोलैबोरेटिव सोचते हैं, हमारे लिए चाहिए कि लोग जुड़ें, कंट्रीब्यूट करें, एम्बिशियस हों. हम उनके एम्बिशंस को और फायर दें कि हाउ कैन आई बी अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ जर्नी, हाउ कैन आई यूज दिस कंपनी एज माई प्लेटफॉर्म फॉर यू टू ग्रो इवन मोर. उसमें जो कोलैबोरेटिव ग्रोथ होती है ना, वो 1 और 1 11 वाला मल्टीपल है. तो स्मार्ट वर्क मोर देन हार्ड वर्क. लक, क्या लक मैटर करता है? मैं कहता हूँ कि लक बिल्कुल मैटर नहीं करता है, क्योंकि लक एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में नहीं है. तो मैटर करे नहीं करे, गुड हो बैड हो, आपके हाथ में है नहीं. हाँ. तो जो आपके हाथ में है उस पर फोकस करो. ओके. अच्छा विवेक, जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो आई आस्क्ड यू समथिंग, और उस बातचीत में आपने बोला था मुझसे कि देयर वाज अ टाइम इन योर करियर जब एक्टिंग करियर में चीज़ें रफ हो गई थी, यू वर प्रेशराइज्ड फ्रॉम सर्टेन पीपल,
चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए आप थोड़ा सा बिजनेस में आ गए. हाउ यू डेल्ट विद दैट? तो दिव्या, आई टेल यू, ह्यूमन एक्सपीरियंस कैसा है कि जो बुरा वाक्य आपके साथ हो रहा है वो कितने इंटेंसिटी पे हो रहा है और कितने लंबे समय तक हो रहा है. अगर इंटेंसिटी कम है या शॉर्ट एक्सपीरियंस है तो बहुत जल्दी हील हो जाते हो, आप मूव ऑन कर लेते हो. लेकिन अगर बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस है या बहुत लंबा अगर कोई एक्सपीरियंस चलता है तो फिर वो उसे हील करने में ना, वो जैसे घाव बार बार फ्रेश हो जाता है. यू स्टार्ट फीलिंग दैट अगेन एंड अगेन. बट यू द ओनली पर्सन हु कैन डिसाइड टू स्क्वायर द स्लेट एंड से कि यार बस अब नई बुनियाद, नई नींव, नई शुरुआत, आई एम गोइंग टू डू इट अगेन. एंड वो अगर आप अंदर बिलीव नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है. मेरे यहाँ मैंने बहुत इंटेंसिटी देखी. तो बहुत सारी चीज़ें थे, ट्रोलिंग, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, काम छिन जाना, मतलब साइन होके निकलवा देना पिक्चरों से. लॉबी के पावर्स जो थे बहुत स्ट्रांग थे. फिर एक्सट्रीम क्या हुआ कि जैसे अंडरवर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट होना, थ्रेट्स आना, मुंबई पुलिस का मुझे आर्म्ड गार्ड देना, गनमैन देना, मतलब थिंग्स वेंट टू दैट एक्सट्रीम. तो इंसान का पीस ऑफ माइंड जीरो हो जाता है. आदमी सोचता है यार चलो मैं ठीक हूँ, मेरे पास आर्म्ड गार्ड है, बट मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे फादर आधे होके आधे सेफ. तो आप साइक हो जाते हो. तो फिर आप काम पे कॉन्सेंट्रेट कैसे करोगे, आप परफॉर्म कैसे करोगे, आप फोकस कैसे करोगे किसी चीज़ पे. सो इट स्टार्ट्स टू बिकम अ डाउनवर्ड स्पाइरल, विच चीज़ खराब हो जाती है लाइफ में. सो एट सम पॉइंट यू हैव टू जस्ट स्क्वायर द स्लेट एंड से बॉस इनफ, नाउ आई हैव टू रिमूव दिस फ्रॉम माई सिस्टम एंड फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट. वो करने के मेरे पास एक दो तरीके थे. एक, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि किड्स विद कैंसर, तो बच्चे जो कैंसर पीड़ित बच्चे थे ना, उसने मेरे को बहुत बड़ी चीज़ सिखाई. माई मॉम, माई लव, माई गुरु, शी टुक मी इनटू अ कैंसर हॉस्पिटल, चिल्ड्रंस विंग, पीडियाट्रिक विंग. एंड मैं 7, 8, 9 साल के बच्चों को देख रहा हूँ कि वो कैंसर से लड़ रहे हैं यार, बाल गिरे हुए हैं, हालत ख़राब है. एंड पेरेंट्स उनके देख रहा हूँ कि पेरेंट्स हेल्पलेस है कि आई विल डू एनीथिंग टू सेव माई चाइल्ड बट इट्स नॉट इन माई कंट्रोल. कैन यू इमेजिन दैट हेल्पलेसनेस? दैट डे आई लर्न 2 things. 2 चीज़ें मैंने सीखी. एंड आई टेल पीपल दिस सो दैट होपफुली आई कैन पॉजिटिवली इंस्पायर देम. पहली कि यार मेरी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है. मैं जो हेल्पलेसनेस फील कर रहा हूँ, नथिंग कंपेयर टू दीज पेरेंट्स. मेरी जो प्रॉब्लम्स है, नथिंग कंपेयर टू दीज चिल्ड्रन. 7-8 साल की उम्र में व्हाट आर दे डीलिंग विद? At least I'm 26, 27 and I have to deal with something which is a career issue, no, at worst. Yeah. The second thing I learned was when I went in, they started smiling. बच्चे खुश हो गए. And then I started going regularly. जाता था, स्टोरी बुक्स पढ़ता था. फिर धीरे धीरे मैंने एक टॉय बैंक्स स्टार्ट किए, जहाँ मैंने इनके पीडियाट्रिक विंग्स के अंदर खूब सारे टॉयज़ ला के खरीदे, रखे, और मैंने कहा जिस बच्चे को चाहिए वो लेके जाएगा. जैसे दे आर बोर्ड विद द टॉय, दे कम बैक, डिपॉजिट द टॉय, दे टेक अनदर टॉय, अदर बच्चा टेक्स इट, सो टॉय बैंक. तो इतना मज़ा आया ना बच्चों को देखते हुए, इतनी एक्साइटमेंट, इतनी खुशी. वो जो एक मोरोस सा, एक सैड सा एटमोसफियर था, वो इवेपोरेट होके एक पॉजिटिव हुआ वाइब. और डॉक्टर्स कहने लगे, यू नो, इफ दे आर पॉजिटिव इन देयर थिंकिंग एंड देयर वाइब, दे विल हील फास्टर, दे विल गेट बेटर रिजल्ट्स, है ना. दैट गिव मी इमेंस सेटिस्फैक्शन. डूइंग थिंग्स लाइक दिस मेड मी फॉरगेट अबाउट माई पेन. उस पेन क्या रहता है, आपको वापस डार्कनेस में खींचता है. आपको, आपकी जितनी आप अपने सिचुएशन पे ड्वेल करोगे, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आप वही एनर्जी अट्रैक्ट करोगे. बट आपने किसी और के लिए निस्वार्थ भावना से, सेल्फलेसली को अच्छा किया ना, तो आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और पर्पस फील करेगा, जो आपको किसी भी चीज़, आप कितनी भी बड़ी लुई विटॉन की चीज़ खरीद लो, आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी. मटेरियल वर्सेस सोल बहुत फ़र्क है. आपको जो इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो प्राइसलेस है बॉस. एंड वो आपको ट्रिगर कर देगा टू स्टार्ट गेटिंग पॉजिटिव, कि अब नेगेटिविटी हटाओ, हम पॉजिटिव रहेंगे यहाँ से. सो इन योर लाइव्स ऑल्सो, बड़ा करने की जरूरत नहीं है, छोटा. डू समथिंग स्मॉल, डू समथिंग नाइस, समथिंग निस्वार्थ भावना से ना, हेल्प. क्या फुलफिलमेंट मिलेगी, यू विल फील अ सेंस ऑफ पर्पस एंड इट विल रिमूव ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ. आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग जो हम सीख सकते हैं और पॉजिटिविटी ला सकते हैं. अच्छा, यस सर, मेरा नाम हनीत गौर है. और Sorry? मेरा क्वेश्चन, हनीत गौर है सर. हनी, हनीत.
हनी हनी हाँ जी सर, और मेरा क्वेश्चन बॉलीवुड से रिलेटेड है कि बहुत टाइम हो चुका है, हम आपको एक बड़े पर्दे पर नहीं देख पाए हैं, तो आपका अगली मूवी के ऊपर आपका क्या कहना है या कब आ रही है? और ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉलीवुड के सभी एक्टर्स OTT पर आ रहे हैं, ऐसे फिल्म नहीं आ रही है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? वेल दो पहलू। पहला पहलू आई थिंक अब तो मेरी गलती है, क्योंकि मैं बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा था, क्योंकि अब जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टर्स की जिम्मेदारी, काम कंप्लीट करने की जिम्मेदारी, एम्प्लॉयज़ की जिम्मेदारी, तो कहीं ना कहीं उस पर फोकस करके उसको ठीक से एग्जीक्यूट, मैंने कहा ना परफेक्शनिस्ट थोड़ा हूँ, आई लाइक टू डू थिंग्स टू परफेक्शन, कोशिश तो करता हूँ मैं, तो वो मुझे पूरी तरह से एग्जीक्यूट करना था। तो मैंने इस साल खुद थोड़ा सा बैकफुट लिया कि वेट, ये काम सेटल होने दो। 2025 से आई एम प्लानिंग 3 फिल्म्स। तो उसमें पहली फिल्म आप लोगों ने शायद देखी नहीं देखी, इट्स अ सीक्वल ऑफ मस्ती 4। या Me and my two dear buddies, Ritesh Aftab, and then Milap Zaveri, the writer director, and Indra Kumar ji, of course. So we're planning Masti 4, and next year we should have that. तो और पिक्चरें प्लान की हैं। OTT एक बून है मेरे हिसाब से, एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट है। कितने लोग उभर के आए हैं, कितने अच्छे टैलेंटेड लोग जिनके बारे में अवेयरनेस नहीं थी, आज उनके पास ग्रास रूट अपील हो गई है। आप एक काम करना, कभी OTT पे ना मोस्ट वॉच्ड कंटेंट की जो लिस्ट आती है वो कभी देखना, मोस्ट वॉच्ड क्या है, नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, आप सरप्राइज हो जाओगे कि 150 करोड़ रुपए की कोई बड़ी फिल्म के राइट्स उन्होंने खरीद रखे हैं, वो नंबर 6 या 7 पे हैं, और 10-12 करोड़ की कोई कंटेंट उन्होंने खरीद रखी है, वो नंबर 1 पे है। दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटाइजेशन। लोग ज़्यादा छोटी फिल्म क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि छोटी फिल्म बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स पे नहीं लगती, और लग के चल भी गई तो बड़ी फिल्म के लिए उतर जाती है, तो आप तक पहुंचेगी ही नहीं, तो आप देखोगे कैसे? बिल्कुल, बट जब OTT पे है तो कस्टमर इज किंग। इट्स ऑलवेज देयर। वो अपने हाथ में रिमोट दे के बैठेगा कि तुमने 1000 करोड़ की भी पिक्चर बना ली, अगर मुझे पसंद ये 20 करोड़ वाली है तो मैं 20 करोड़ वाली देखूंगा। सो उसमें डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट आ गया, उसमें बहुत फेयरनेस आ गई है, इसीलिए इतने सारे अच्छे टैलेंट निकल के आ रहे हैं। ओके, लास्ट एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद या हेलो विवेक सर। कैसे हैं आप? सर आपने अभी सेकंड क्वेश्चन में आपने बोला था कि आपका एक डिफ़िकल्ट फेस ऑफ टाइम था बॉलीवुड में, तो मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। कुछ टाइम पहले आपने बोला था कि अक्षय कुमार ने आपको काफ़ी हेल्प किया था डिप्रेशन से बाहर निकालने में, और आपने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि बॉलीवुड लॉबी में जो भी डिप्रेशन का शिकार होता है उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो इंडस्ट्री छोड़ देता है या फिर वो उसको चैलेंज के तौर पर लेता है। और आपने बताया एक इंटरव्यू में कि अक्षय कुमार सर ने आपकी हेल्प की, और वहीं बॉलीवुड लॉबीज में जो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हुए लोग, वो कन्विंस नहीं कर पाते किसी को, सामने वाले को, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे आप डिप्रेशन से बाहर आए थे, काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो आज भी डिप्रेशन का शिकार हैं, वो किसी को नहीं बता पाते, उनके सामने कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आप उन्हें एज अ सॉल्यूशन क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अक्की भैया के अलावा जैसे अजय भाई हैं, ऋतिक हैं, कई लोग हैं, सनी भैया हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत लाड दिया, आज भी देते हैं। तो यू हैव टू हैव अ नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स, वेल विशर्स, कुछ बड़े एडवाइज़र, बड़े भाई जैसे, कुछ अपने हम उम्र जिनसे आप बात कर सकते हो। दूसरा, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आज भी हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली एक स्टिग्मा माना जाता है, टैबू माना जाता है, तो लोग शर्म आती है बोलने के लिए। तो सबसे पहले तो उसको हटाना है, यार ये ठीक है, किसी को भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, दिस इज़ फाइन, दिस इज़ नॉर्मल, पीपल आर गोइंग थ्रू। इसलिए मैं इतना ओपनली बात करता हूँ कि आई वेंट थ्रू डिप्रेशन, और बहुत सारे लोग करते हैं, ताकि इसका स्टिग्मा हट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए इसमें। तीसरी बात, आई थिंक डिप्रेशन को एड्रेस करने के लिए लोगों के पास बहुत अलग अलग तरीके हैं। क्लिनिकल डिप्रेशन है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर आपको मेडिकेशन भी लेनी पड़ती है। इमोशनल मेंटल डिप्रेशन है तो बहुत सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव हीलिंग में ले सकती है। जैसे मेरा जो पाथ निकला डिप्रेशन से बाहर, वो ये था कि अगर मैं दूसरों के आंसू पोंछूंगा तो मेरे आंसू आना बंद हो जाएंगे। तो मैंने लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के अपने चेहरे पे मुस्कुराहट आने लग गई। वो कार्मिक साइकिल है, आप लोगों को रुलाओगे तो वो आपको रुलाएगा, आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाओगे तो वो आपको मुस्कुराहट लाएगा, और एक सेंस ऑफ पर्पस मिलेगी। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड अप्रोच टू गेट आउट ऑफ
नेगेटिविटी एंड फोकस ऑन मेंटल वेलनेस एंड फुलफिलमेंट, एक सेंस ऑफ पर्पस है ना, वो बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर आपने बेड़ा उठा लिया कि जैसे जब मैं प्रोजेक्ट देवी मैंने शुरू किया था, आप शायद जानते हो नहीं जानते हो, मैं ज़्यादा इसके बारे में पब्लिकली इतना बात नहीं करता, बट मैंने प्रोजेक्ट देवी एक शुरू किया था 2008 में लगभग। मैं इंस्पायर हुआ था क्योंकि कुछ बच्चियां थी जिनको चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, फोर्स्ड लेबर, बंधुआ लेबर जिसको बोलते हैं ना, बॉन्डेड लेबर, तो उनसे मुझे रेस्क्यू करना था। और मैंने सिर्फ संकल्प लिया वृंदावन में, और कितने अच्छे लोग, वॉलंटियर्स, ऑर्गेनाइजर्स, टीम मेंबर्स, डोनर्स, कितने लोग आ गए। उन्होंने कहा भैया करो ये काम, हम साथ में हैं। और देखते ही देखते 2008 से 2024 हमने 14,000 बच्चियों को फ्री फूड, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर दे के स्वावलंबी बनाया, उनका सशक्तिकरण किया, उनको एम्पावर किया। आज उन बच्चियों में से कुछ बच्चियां यूएस में पढ़ रही हैं, यूके में पढ़ रही हैं, स्कॉलरशिप पे निकल गई। गांव की बच्चियां जो एबीसी नहीं लिखती थी वो कंप्यूटर्स पढ़ रही हैं। तो यहाँ से जो जर्नी देखी ना, तो उसका एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और फुलफिलमेंट नेक्स्ट लेवल है। वो बहुत, मतलब ऊपर वाले की कृपा से मेरे पास शायद 40-50 अवार्ड्स होंगे सारे मिल मिला के, जो मैंने 20-22 साल के करियर में अचीव किए। लेकिन जब मैं इन बच्चियों को देखता हूँ ना, उनकी पॉजिटिविटी देखता हूँ कि ये कहाँ से शुरू हुई थी, मैलनरिश्ड बच्ची आई, आंखों में बिल्कुल एक ब्लैंकनेस, आज खिल रही है। तो मेरे लिए ये मेरे टॉकिंग ब्रीदिंग अवार्ड्स हैं, मेरे जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड्स। आई थिंक इट्स नहीं हो गया। अब तुम बहुत फायदा उठा रहे हो तुम। बाय द वे, अच्छा अब हमें एंड करना होगा। एक मुझे ना क्विक आपके साथ बस एक रैपिड फायर करना था। पहले तो आप ये बता दो, आप आजकल का कंटेंट देखते हो ना, जो रिसेंट एक्टर्स हैं, मतलब आलिया एंड ऑल, आलिया, रणबीर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, यू वॉच देयर कंटेंट राइट? टाइम मिलता है आपको देखने का? क्योंकि बिजनेस में बहुत होना है, इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है। बहुत कम। अच्छा, वैसे किसी को देखा है तो आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन आया आजकल? कंटेंट वाइज या एक्टिंग वाइज? एक्टिंग देखता हूँ, कंटेंट कम ही देखता हूँ। मुझे हाँ समझ ये गई की मैं। आदत नहीं है। तो एक्टिंग वाइज कौन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? यंगस्टर्स में, या लड़कों में I think Ranbir Kapoor is one of my favorites, always has been. Same I here. just love the way he's effortless, just fantastic charm, effortless charisma. And then when I saw him in Animal, I said, "यार क्या बंदा है ये, superb, क्या performance किया." Not a typical Ranbir performance, या right? आप Rockstar में देखो क्या range है उस बंदे की, phenomenal actor. लड़कियों में In the boys again, विकी, या fabulous actor, such a lovely person, such a wonderful boy. सब लोग एग्री कर रहे हैं। Wonderful family. A brilliant actor, I mean, from Uri, Sam Bahadur to The Love Story. अभी जो आई थी, बैड न्यूज, हाँ नहीं उससे पहले भी सारा के साथ में, या जरा आज के जरा बच के, across you see him in anything, he's, God bless him, what a beautiful actor he is. He'll be a superstar. And girls, I love how Alia has shaped up her performance. She's just become better and better and better. And then Deepika, my God, when I saw her first, we started our careers maybe 2 years apart. So when I saw her first time in Om Shanti Om to now what she has become, what a transition. She's just grown and grown and grown as an actor. So many lovely actors. ओके लवली। ओके, वन थिंग यू वुड लाइक टू स्टील फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टर्स, ऑल्दो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वरुण धवन। चोरी थोड़ी करते हैं। अच्छा वन थिंग यू अप्रिशिएट, जो आप उनकी सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करोगे? वरुण धवन। हाँ, वरुण धवन's comic timing and his word क्या है वो that ability to play that cute बदमाश, that मचरा हुआ कैरेक्टर है ना, ओह ओके हाँ, वो बहुत जबरदस्त करता है, चुलबुला। ओके ओके, अजय देवगन। अजय देवगन इंटेंसिटी बॉस, द आईज। आपने ऐसे ही है, मैं कुछ और समझ रही थी। Oh my God, controversial दिव्या। The eyes, his eyes, the way he looks, मतलब सीधा ऐसे एक आंख से पूरा, Exactly. the way he looks, एक ही लुक में सुपर।
ओके, राजकुमार राव। राजकुमार मैन, एक छोटी सी पिक्चर आई थी, आप लोगों ने देखी, श्रीकांत? क्या एक्टिंग की है यार उसने, अनबिलीवेबल. He's such a good actor and so much method and perfection, and then you see Shrikant and you see Stree. Shrikant and Stree. You see the range. A fabulous actor. ओके, शाहरुख खान। Charisma man. करिश्मा। Look at the charm. ओके, बंदा ऐसे करता है और लोग पागल हो जाते हैं. तो लड़के लड़कियां सब पागल हो जाते हैं. इसको ऐसे ही करना होता है बस. You guys haven't seen DDLJ in a theater ever? देखिए, मराठा मंदिर जाके देखिए. DDLJ मराठा मंदिर में जाके देखिए. ये सर दिल्ली वाले लोग हैं सर। री रिलीज में बस जब ये निकली थी पिक्चर, यू हैव नो आइडिया मैन. मतलब सारे महीने 2 महीने की पॉकेट मनी मेरी खत्म हो गई ये पिक्चर देखने के चक्कर में. मैंने 17 टाइम्स देखा. द फर्स्ट टाइम आई मेट शाहबाई, we were shooting Satya. Have you seen the scene between me and him? So we meeting for the first time. I said, I'm such a fanboy. 17 बार मैंने आपकी जगह पिक्चर देखी. Again and again and again. The girl I was dating at that time, she said, after the 3rd time, she said, भैया तुम ही देख लो अपने आप. 4थी बार मुझसे नहीं देखी जाती. 17 times I saw the film. Non-stop, day after day after day. जाता था पिक्चर देखता था. एक ही दिन में 2 शो. वाह, सच अ बिग फैन, सच अ बिग फैन. ओके, लास्ट इज अक्षय कुमार। Akshay Kumar, golden heart, And also very his nice routine, I human guess. being, and too committed man. मतलब सुबह 4:30 बजे मुझे एक बार बुलाया उन्होंने, बोला कि क्या कर रहा है, मेरे साथ वर्कआउट करने आएगा. मैंने कहा हाँ आ जाता हूँ. कितने बजे? 4:30 बजे. कितने बजे? 4:30 बजे शाम को? नहीं यार सुबह. अच्छा ठीक है जाओ. फिर 4:30 बजे बड़े भाई ने बोला है, वहाँ पे पता नहीं क्या क्या मंकी बार्स ये वो सब लगा रखे हैं. चल शुरू कर. ये कूद रहे हैं, ये लटक रहे हैं, ये मतलब गुलाटियाँ मार रहे हैं, उल्टा नीचे लटक रहे हैं. मैं कर क्या रहे हो? तो यहाँ हो गया, चलो अब वहाँ पे जाके पेड़ चढ़ते हैं. मैं क्या नारियल का पेड़ चढ़ते हैं एक्सरसाइज करने के लिए. तो ही इज सो फिटनेस ओरिएंटेड, सच अ फिटनेस फ्रीक एंड इंस्पिरेशनल मैन. ही इज सुपर गाय. एंड कुछ भी हो, आप उनके घर पे खाना खा रहे हो, मैं रितेश हम लोग सब साथ में थे, हम लोग खाना खा रहे थे अकी भैया के घर पे 9:30 बजे. तो बैठे हैं, डिनर चल रहा है, बातें चल रही हैं. भाई साहब उठ के गए, हमें लगा वॉशरूम गए होंगे, गायब. 10:30 हो गए, वापस नहीं आए. 11 बजे वापस नहीं आए. फिर हिज वाइफ केम, टीना केम एंड शी सेड कि भाई तुम लोग जाओ अब. वो जाके सो चुके हैं ऊपर. Oh God. तो बोले ओके, होस्ट हैज गॉन अप एंड गॉन टू स्लीप. ही इज सो कमिटेड, ही इज सो फोकस्ड. भाई मेरे को राइट टाइम पे सोना है, सुबह उठना है 4:30 बजे, अपना वर्कआउट करना है. हैट्स ऑफ टू मी यार. ओके ओके विवेक, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. और आई होप आपको मोहल्ला हमारा बहुत अच्छा लगा होगा. बहुत अच्छा लगा मोहल्ला. बहुत अच्छा लगा. ओके, जाते जाते एक बार फिर से गणपति बाप्पा मोरिया.